अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है आज का हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसका 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जितनी भी हीट देंगे 1 डिग्री राइज़ करने के लिए उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। जो सब्सटेंस देर से हीट अप होता है हम कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। जो थोड़े से हीट पे हीट अप हो जाता है थोड़े से टाइम पे, तो हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी कम है। जैसे आपके पास वाटर है और ऑयल है, ऑयल जल्दी हीट अप हो जाता है तो हम कहेंगे ऑयल की हीट कैपेसिटी कम है, और वाटर देर से हीट अप होता है तो हम कहेंगे वाटर की हीट कैपेसिटी ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका यूनिट अगर आप लिखेंगे जूल पर केल्विन होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी। अगर आपके पास थोड़ा सा सब्सटेंस होगा वो कम टाइम लेगा, ज़्यादा सब्सटेंस होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, और नेचर पे भी डिपेंड करेगी। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब देखें हम क्या करना चाहते हैं, हम हमेशा 1 किलोग्राम की बात करेंगे। तो जब हम 1 किलोग्राम सब्सटेंस की बात करेंगे और उस सब्सटेंस का हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटी सी से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसका यूनिट है जूल पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। एक बात याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मास हमेशा 1 किलोग्राम होगा। इसीलिए हम कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। हीट कैपेसिटी दोनों पे डिपेंड करेगी, पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगी। There is a relationship between heat capacity and specific heat capacity। तो कैपिटल C बेसिकली हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है और छोटी जो सी है वो स्पेसिफिक हीट। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है तो आप जब उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी हीट कैपेसिटी मिलेगी। आप कुछ वैल्यूज़ भी याद रखने हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4180 जूल पर केजी पर केल्विन है। इस तरीके से जो आइस की हीट कैपेसिटी है वो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है। अच्छा, हम बार बार कहते हैं कि कैलोरी हम कहते हैं कि हीट का यानी एनर्जी का यूनिट है। तो भाई कैलोरी कितनी हीट होती है? तो हम कहते हैं कैलोरी हम उस हीट को कहते हैं जो वाटर का 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करे। जो एनर्जी वाटर के 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगी उसको कैलोरी कहेंगे। पर अगर आप वाटर का 1 किलोग्राम लेंगे तो फिर किलो कैलोरी होगी। यानी the heat required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 Kelvin degree that is called 1 kilocalorie। पर जब आप कैलोरी लेंगे तो मास जो है ग्राम्स में लेंगे। उसके बाद है अब जैसे हम बात करते हैं गैस की, तो गैस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, वहाँ पे हम ले रहे थे 1 kg, यहाँ पे हम लेंगे 1 मोल। जब 1 मोल लिखा होगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। तो अब यहाँ पे हम पहले मास लिख रहे थे, अब यहाँ पे हम मोल लिखेंगे। तो इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये रिलेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन है। अगर आप यानी एम जो है यहाँ पे एम जो है वो मोलर मास है। सपोज करें अगर मैं कहता हूँ वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? वाटर की हीट कैपेसिटी आपको पता है 4200 भी हम अप्रोक्सीमेट करके लेते हैं, और आपको पता है वाटर का मोलर मास 18 ग्राम है। ग्राम को जब केजी में करोगे तो -3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 76 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अच्छा, अब जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना,
वो हम कहते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है। तो हमारे पास एक CV है, एक CP है। सबसे पहले CP समझते हैं। CP क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उस दौरान हम उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट रखेंगे। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of substance through 1 Kelvin at constant pressure। यानी यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ही होगा और उसका हम 1 डिग्री टेम्परेचर ही राइज करेंगे, पर करेंगे क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस वी मेंटेन द प्रेशर, यानी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस दौरान हम क्या करेंगे? सब्सटेंस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन है। ये जो CP होती है ना, ये ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, और जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो कुछ इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर राइज करने में हीट यूटिलाइज होती है और कुछ का वर्क होता है। इसलिए हम कहते हैं CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क नहीं होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हम जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे ना, वो सारी की सारी टेम्परेचर राइज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। याद रखिएगा बात, कोई भी गैस हो, मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो, कोई भी हो, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है। CP इज ग्रेटर देन CV, ये क्वेश्चन आया था फॉर मोनोएटॉमिक गैस। भले आपके पास मोनोएटॉमिक हो या डायएटॉमिक हो, CP हमेशा CV से ग्रेटर होगी। ये मेरी बात समझ लें। अब हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस हो सकती हैं, हमारे पास डायएटॉमिक हो सकती हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है मोनो एटॉमिक, इसका मतलब होता है जिसके पास एक एटम हो, जैसे नोबल गैसेस हैं। इसके लिए CV का जो वैल्यू होता है वो 3/2R होता है, और CP का जो वैल्यू होता है वो 5/2R होता है। इस तरीके से अगर आपके पास डायएटॉमिक गैस है तो CV का वैल्यू 5/2R होगा और CP का वैल्यू 7/2R होगा। अब यहाँ पे हम एक टर्म डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इसको गामा से शो करते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ CV/CV, CP/CV, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आपके पास मोनोएटॉमिक होगी तो मोनोएटॉमिक के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे CP। सो CP का वैल्यू है 5/2 और CV का वैल्यू है 3/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 5/3। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 1.22 होगा। इस तरीके से अगर डायएटॉमिक गैस होगी तो डायएटॉमिक के लिए आप CV लिखेंगे 7/CP लिखेंगे 7/2 और ये लिखेंगे 5/2। तो फाइनली आपके पास आएगा 7/5 मीन्स 1.4। तो ये जैसे एयर हमारे पास होती है, एयर के अंदर डायएटॉमिक गैस होती हैं, तो एयर के लिए गामा का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1.4 होता है। अब ये आपके सिलेबस में तो नहीं है पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करते हैं ना, उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो फेज को चेंज करती है, यानी सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में। तो इस तरीके से हमारे पास 2 लेटेंट हीट्स हैं। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली ये फ्यूजन होता है, और इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम सॉलिड इन लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी हर सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट होती है। इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम लिक्विड इन वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इसी तरीके से अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है? जब हम कोल्ड बॉडी, ये सपोज करें कोल्ड बॉडी है, ये सपोज करें हॉट बॉडी है, जब हम कोल्ड बॉडी को और हॉट बॉडी को आपस में रख देते हैं तो क्या होता है? एक बॉडी हीट लॉस करती है, दूसरी बॉडी हीट गेन करती है। तो हम कहते हैं जितनी हॉट बॉडी ने हीट लॉस की उतनी कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। सो
हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। और ये लॉ हमारे लिए किस काम के लिए होता है, तो इस लॉ की मदद से हम स्पेसिफिक हीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फिजिक्स में कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, तो हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज यूज़ करते हैं। जैसे आपका ऑब्जर्वेशन है, जब आप कोल्ड वाटर से हॉट वाटर मिक्स करेंगे तो एक नया टेम्परेचर बनेगा, तो हम कहेंगे हॉट वाटर ने टेम्परेचर लॉस किया, कोल्ड वाटर ने टेम्परेचर को गेन किया है। इस तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ये हमें एक्चुअल में हमें ये पहले डिस्कस करना चाहिए, पर कोई इशू नहीं, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, तो हम कहते हैं दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। या हम ऐसे कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज़ विच चेंज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर। अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करें और उसका टेम्परेचर चेंज करने से उसका कोई पैरामीटर चेंज हो जाए, तो उस पैरामीटर को हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे अगर इस कंटेनर के अंदर गैस है, अगर मैं इस पे प्रेशर कांस्टेंट रख के इसको हीट करूँगा, तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने से इसका वॉल्यूम भी राइज हो जाएगा। अगर मैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इसको हीट करूँगा, तो टेम्परेचर राइज करने से इसका प्रेशर राइज हो जाएगा। सो चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सो देयर आर वेरियस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। आज हम उनमें से एक डिस्कस करेंगे, जैसे थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन क्या है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो हीट करने से उसके डायमेंशंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब हम जब थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। एक को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एक को कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सपोज करें ये रॉड थी, इस रॉड की शुरुआत में लेंथ थी L0, और जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये इसमें इंक्रीमेंट आ गई। इस इंक्रीमेंट को कहते हैं डेल्टा L। ठीक है, तो ये डेल्टा L क्या है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो ये जो चेंज आएगा लेंथ में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा ओरिजिनल लेंथ में। जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी उतना चेंज ज़्यादा आएगा, और ये जो लेंथ में चेंज आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा चेंज इन टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं। जब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके और प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, इस अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम इसको मैथमेटिक्स से डिफाइन करना चाहें तो अल्फा होगा डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा T। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ है, द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो है इसका यूनिट। तो आपको पता है डेल्टा L का जो यूनिट होगा मीटर, और L0 का जो यूनिट होगा मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1/K, यानी इसका ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स है। ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुका है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम किसी सब्सटेंस का, यानी सपोज करें आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड है, याद रखिएगा ये जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है, और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, तो जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है।
और ये भी उसी तरह है, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो बीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा और इस बीटा को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। रिलेशन एक याद रखिएगा जो टेस्ट में आ सकता है कि बीटा जो होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है अल्फा के, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। और एक बात और, जो यूनिट अल्फा का होगा वो यूनिट बीटा का होगा, बीटा का यूनिट भी केल्विन इनवर्स होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, वाटर के पास एक एनोनमस बिहेवियर है। वाटर को जब हम हीट करते हैं ना 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस, और जब हम 4 सेल्सियस से आगे हीट करते हैं सपोज 10 तक, तो जब हम वाटर को 0 से 4 सेल्सियस हीट करते हैं ना तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि वाटर को क्या होना चाहिए था, एक्सपेंड, पर वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर जब हम 4 से 10 करते हैं ना या 4 से ऑनवर्ड करेंगे तो वाटर एक्सपेंड होगा। इस तरीके से जब हम वाटर कूल करेंगे ना 4 सेल्सियस से 0 सेल्सियस, तो कूल करने से वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पर यहाँ पे वाटर एक्सपेंड होता है। तो इस बिहेवियर को कहते हैं एनोनमस बिहेवियर, यानी इस बिहेवियर का कुछ भी पता नहीं है कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? द स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फिज़िक्स की ब्रांच होगी इसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो सिस्टम है। सिस्टम के टाइप्स आपने पढ़े होंगे। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें से एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सके और मैटर भी ट्रांसफ़र हो सके। सपोज करें मेरे पास ये सिलेंडर है, इसका बेस कंडक्टर है और ये ओपन से खुला हुआ है, तो यहाँ से अगर इसके अंदर कोई लिक्विड है तो लिक्विड भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, इसको एनर्जी भी दे सकता हूँ, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम क्या है? अ सिस्टम फ्रॉम विच मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर मैं इसको यहाँ ऊपर से सील कर दूँ तो अब मैं मैटर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना इसमें से वाटर अंदर डाल सकता हूँ ना बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी इसको हीट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इससे हीट कर सकता हूँ, तो ये क्लोज सिस्टम होगा। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? अ सिस्टम फ्रॉम विच नीदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर मैं नीचे इसका बेस और इसके वॉल नॉन कंडक्टिंग बनाऊंगा, इंसुलेटेड मटेरियल के बनाऊंगा, तो अब ये आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, यानी ना मैं इससे मैटर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ना मैं इससे एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स में वर्क होता है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। P इज़ द प्रेशर, डेल्टा V इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। ये वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब सपोज करें ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अगर आपका ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो हम इसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो डेल्टा W पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, पिस्टन नीचे आएगा तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। पर अगर वॉल्यूम फिक्स है तो उस केस में डेल्टा V 0 होगा तो हमारा वर्क भी 0 होगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में कभी भी वर्क नहीं होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है? तो ये लॉ हमें बता रहा है द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम
जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा। यानी डेल्टा Q is equal to delta W plus delta U. Heat supplied is equal to sum of work done plus change in internal energy. याद रखिएगा ये लॉ जो है वो स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रह रही है। सो इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसका केस है, तो स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब यहाँ पे साइन कन्वेक्शन समझ लें, जैसे वर्क डन की तो बात क्लियर होगी, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो प्लस लेंगे, ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव लेंगे। डेल्टा यू पॉजिटिव तब लेंगे जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और डेल्टा यू नेगेटिव तब लेंगे जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव तब लेंगे जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, और डेल्टा क्यू नेगेटिव तब लेंगे जब सिस्टम से हीट हम बाहर निकालेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेक्शन। दूसरी बात, अगर हमारा कोई सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखिएगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। वो सिस्टम जो आइसोलेटेड होता है और वो सिस्टम जो साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, इन दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइसोबैरिक। व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? A process in which pressure remains constant. Baric means pressure, iso means same. ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसको आइसोबैरिक कहेंगे। और आइसोबैरिक में जो हम हीट सप्लाई करेंगे कुछ वर्क डन में होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में होगी, और आपको पता है डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी के बराबर है। तो आइसोबैरिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसे लिखा जाएगा। अब आइसोबैरिक का पीवी डायग्राम कैसे बनेगा? तो पीवी डायग्राम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, और इस प्रोसेस में चार्ल्स लॉ वैलिड होगा। और आपको पता है चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम का बढ़ना, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरा होता है आइसोबैरिक कंप्रेशन, यानी अगर वॉल्यूम कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा। इसमें हम जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में यूटिलाइज होगी, और इसका पीवी डायग्राम वर्टिकल लाइन बनेगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क नहीं होता? तो आइसोकोरिक में। तो इस केस में अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क होगा। अब यहाँ पे भी दो बातें हो सकती हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना। देखें इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यहाँ पे बॉयस लॉ वैलिड होगा, और अगर बॉयस लॉ वैलिड है तो आपने पढ़ा था अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। इसका पीवी डायग्राम आपको पता है पहले से पैराबोलिक होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं ये हमेशा स्लो प्रोसेस होते हैं। जैसे फेज कन्वर्जन है,
फेज कन्वर्जन यानी जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो वो आइसोथर्मल होता है। What is adiabatic process? A process in which no heat enters or leaves the system. ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट सिस्टम के अंदर आ सके ना उससे बाहर जा सके उसको कहते हैं एडियाबेटिक। इसमें डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है। डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इस प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस जितने भी होते हैं वो फास्ट प्रोसेस होते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस कभी भी स्लो नहीं हो सकता। दो बातें हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी तो टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब आपकी एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी तो एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा। देखें, अगर टेम्परेचर कम हुआ इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कम होगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसका पीवी डायग्राम वैसा ही होगा जैसा ये था, पर थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर अभी दिखने में आपको एक जैसा आएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हीट इंजन। व्हाट इज़ हीट इंजन? तो हम कहते हैं हीट इंजन एक मशीन है। ये मशीन बेसिकली क्या करती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। सो इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। अच्छा, याद रखिएगा कोई भी हीट इंजन होगी उसकी इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती। भले आइडियल हीट इंजन हो, कुछ भी हो, उसकी इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती। अब हम डिस्कस करेंगे कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में क्या होता है, या कार्नो इंजन भी कह सकते हैं। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। अच्छा, अगर आप इसके असेंशियल पार्ट्स की बात करेंगे तो एक हमारे पास हॉट बॉडी होगी, हॉट बॉडी या इसको फर्नेस कह लें। एक कोल्ड बॉडी होगी जिसको आप सिंक भी कह सकते हैं। एक हमारे पास इंसुलेटर होगा, एक हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा। अब कार्नो इंजन जो है इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। 2 प्रोसेस आइसोथर्मल के होते हैं, 2 प्रोसेस एडियाबेटिक के होते हैं। सबसे पहले हम करवाएंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसलिए हम क्या करेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को लेकर हम हॉट बॉडी पे रखेंगे। जब हॉट बॉडी पे रखेंगे तो एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो इस दौरान आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हीट सप्लाई हुई, सपोज करें डेल्टा Q1। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपको पता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर पे रख के और इसका प्रेशर हम आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते जाएंगे तो इसमें एक्सपेंशन आएगी। बहरहाल हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें 4 प्रोसेस हैं। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन करवानी होगी तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को कोल्ड बॉडी पे रखेंगे। ठीक है, और जब एडियाबेटिक करवानी होगी तो इंसुलेटर पे रखेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी क्या है, तो हम लिखते हैं डेल्टा W इंटू डेल्टा Q1। ये आपने डायग्राम भी पढ़ा होगा कोचिंग क्लासेस में। इस तरीके से हम यानी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट भी देते हैं कि सपोज करें यहाँ से हीट आई थी डेल्टा Q1, ये हॉट बॉडी है, और डेल्टा Q2 हीट रिजेक्ट हो गई कोल्ड बॉडी में। इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा Q2, ये वर्क डन में हुआ। तो हमने हीट सप्लाई की, सपोज करो अगर हमने 100 जूल हीट सप्लाई की, 20 जूल वर्क हो गया, तो 80 जूल जो है हमारी एनर्जी ज़ाया हो गई, यानी सिंक के पास चली गई। सो एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, वर्क कितना हुआ और हमने हीट कितनी सप्लाई की थी, इसका रेशो। या अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा डेल्टा Q एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा Q1। डेल्टा Q2 का मतलब क्या है वो मैंने ऊपर लिखा होगा। इसका मतलब है हीट रिजेक्टेड, जो हीट हमारी ज़ाया हुई, और डेल्टा Q1 का मतलब है हीट सप्लाइड। या एफिशिएंसी का फार्मूला ये भी हो सकता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ सिंक,
टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, और T1 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ हॉट यानी हॉट रिजर्वायर का। अब याद रखिएगा कि एफिशिएंसी किसी भी इंजन की, हीट इंजन की 100% नहीं हो सकती, और अगर आप कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये रेशो कम करना पड़ेगा। ये रेशो तभी कम हो सकता है, यानी सिंपल है, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, तो हम सिंक के टेम्परेचर को कम करेंगे और हॉट के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जितना हम सिंक का टेम्परेचर कम करते जाएंगे उतनी इफ़िशियंसी बेहतर हो जाएगी। अगर देखें थ्योरेटिकल, अगर आप सोचें, अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी 100% कब हो सकती है, ये होगी नहीं, पर हो कब सकती है, ये तब हो सकती है जब सिंक का टेम्परेचर आप 0 रखें। जब सिंक का टेम्परेचर आप 0 केल्विन रखेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि कार्नो इंजन की इफ़िशियंसी 100% हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी करेंगे और इन टॉपिक्स पे कुछ MCQs भी करेंगे। मैं ये काशिफ को कहूँगा कि चैप्टर 11 की टेस्ट भी अपलोड कर देगा इस लेक्चर के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।